Hello. Welcome back to Dehradun Bala Vlogs, a channel where we share content that relates to what we learn, read and explore. तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे लापरूज। लापरूज क्या है? लापरूज इज़ अ सबर्ब इन साउथ ईस्टर्न सिडनी। और जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा, ये थोड़ा सा फ्रेंच साउंड करता है। बिल्कुल सही। ये इसलिए फ्रेंच साउंड करता है बिकॉज इट्स बीन नेम्ड आफ्टर अ फ्रेंच नेविगेटर लापरूज। अब उसका जो फॉर्मल पूरा नाम विकीपीडिया पे लिखा है वो तो मेरे मुंह से निकलेगा नहीं, तो हम इसको बस लापरूज कहते हैं। तो आज हम लापरूज में उसके म्यूजियम को एक्सप्लोर करेंगे, हिस्ट्री जानेंगे थोड़ा सा और बेयर आइलैंड देखेंगे। और लास्ट तक जुड़े रहिए बिकॉज वीव गॉट अ लिटिल लिटिल सीक्रेट कमिंग अप फॉर ऑल द टॉम क्रूज फैंस। और हम पहुंच गए हैं लापरूज। अब हम एंटर करने जा रहे हैं लापरूज का बीच साइड एरिया। आने वाले जो रोड का नाम है एंजैक परेड। जैसे कि आप नोटिस करेंगे, ये एक वन वे ओवल राउंड गोल चक्कर टाइप का एरिया है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप ब्यूटीफुल अनइंटरप्टेड बीच एंड वाटर व्यूज ले सकते हैं। सामने का जो रेड बिल्डिंग है वहीं पर है लापरूज म्यूजियम। बट म्यूजियम जाने से 2 मिनट पहले जस्ट लुक एट दैट व्यू, द ओशन व्यू, द वाटर व्यू, अनइंटरप्टेड। कहते हैं ना, जहाँ तक नज़र जाए पानी ही पानी। सो एज वी वॉक टूवर्ड्स द म्यूजियम, लेफ्ट हैंड साइड में जो बीच दिख रहा है उसका नाम है फ्रेंचमैन्स बे बीच। बट हम जाते हैं अपने रेड बिल्डिंग की तरफ जो है म्यूजियम। बीच में ये मॉन्यूमेंट हमें दिखा है जिस पे लिखा है इरेक्शन इन द नेम ऑफ फ्रांस। सो प्रॉबली ये एक डेडिकेशन है टू गिव अ बोर्ड और टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच इन एक्सप्लोरिंग ऑस्ट्रेलिया एंड दिस एरिया। क्योंकि सिर्फ ब्रिटिश और कैप्टन कुक का ही हाथ नहीं है, काफ़ी फ्रेंच एक्सप्लोरर्स ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये पहुंच गए हम लापरूज म्यूजियम। वूहू, एंट्री तो फ्री है। म्यूजियम में अंदर जाने से पहले एक लेडी थी बाहर। मैंने उनसे पूछा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। शी वॉज वेरी इन्वाइटिंग। आई ऑल्सो आस्क्ड इफ आई कुड टेक अ वीडियो। यही वो लेडी हैं जो एक्सप्लेन कर रही है। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली, बस फ्लैश ऑफ करिए क्योंकि काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में। शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। उन्होंने मेरे को क्विक रन डाउन दिया म्यूज़ियम, उसकी हिस्ट्री एंड एक बुकलेट भी दिया है जिससे वील गो थ्रू द हिस्ट्री एंड दिस म्यूज़ियम। So as soon as we enter the museum, सबसे पहले ये ब्यूटीफुल शू शेप्ड शेल का आर्ट वर्क दिख रहा है। ये शायद बच्चों का शू होगा, बट मैं सोच रही थी प्रैक्टिकलिटी, क्या ये पैर में चुभेंगे नहीं? बट पुटिंग द प्रैक्टिकलिटी असाइड, ये 1910 के डेटेड है। बस इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है बूमरैंग। बूमरैंग इज़ अ हंटिंग टूल जो काफ़ी फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। बूमरैंग की एक खासियत ये होती है, आप जैसे फेंकेंगे तो वो वापस भी आएगा। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने मेरे को एक्चुअली कहा था कि ऑल्दो बूमरैंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया इज़ क्वाइट फेमस इन ऑस्ट्रेलिया, बट इसका सबसे ओल्डेस्ट बूमरैंग एक्चुअली पोलैंड में डिस्कवर हुआ है। सो दैट्स अ लिटिल नगेट फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें की टाइमलाइंस लिखी हैं 1770 से 1788 में क्या क्या हुआ। 1788 में वो फ्रेंच एक्सप्लोरर आए। और अब चलते हैं दूसरे रूम में जहाँ पर हम एक्चुअली मिलेंगे लापरूज और किंग लुई द 16 से। ये है लापरूज।
सो ला पेरोज़ की हिस्ट्री ये है कि वो अगस्त 1741 में उन्होंने जन्म लिया. 1785 में ही जॉइंड द फ्रेंच एक्सप्लोरेशन और नेवी. ही वाज ओनली 15 years old when he joined. और ये है किंग ऑफ फ्रांस लुई द 16th. ही वाज एक्चुअली द लास्ट किंग टू लीड एन एक्सपेडिशन अराउंड द वर्ल्ड. तो अगर आप लोग जो हिस्ट्री बफ्स हैं, आप लोग जानेंगे कि उस टाइम पे ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिश, सब लोग ही एक्सप्लोरेशन अपनी अपनी कंट्री से भेज रहे थे. तो फ्रेंच से किंग लुई ने द 16th ने ला पेरोज़ को भेजा. उन्होंने एक्चुअली 2 शिप्स भेजी थी. एक का नाम था एस्ट्रोलैब और दूसरे का नाम था ब्रुसोल. तो उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर है. थोड़े थोड़े पीसेस ऑफ हिस्ट्री भी लिखे हुए थे. दिस इज़ द लव स्टोरी देयर. ये रहा ला पेरोज़ कौन थे. ही वॉज अ फ्रेंच नेविगेटर. पर अगर सोचा जाए तो 15 साल की उम्र में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं एक्सप्लोरेशन करने जाऊँगा. आई वॉज प्रीटी यंग आई वुड से. 15 साल की उम्र में हमें ये भी नहीं पता था कि हम क्या कॉमर्स लेंगे कि साइंस. एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि मैं कॉमर्स लूँगी कि साइंस. बट वेल, प्रीटी क्यूडोज टू हिम. एक और चीज़ मेरे को वो लेडी ने बोला था, जब वो जैसे इंडक्शन नहीं होता कैडेट सिलेक्शन वगैरह, तो जब ये किंग लुई द 16th दोनों शिप एस्ट्रोलैब और ब्रसोल के लिए वो लोग ढूंढ रहे थे जिसमें से ला पेरोज़ को सेलेक्ट किया गया. नेपोलियन बोनापार्ट ने भी अप्लाई किया था कि वो भी इस शिप पे जाना चाहते थे, क्योंकि इस शिप पे एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भी उठाया जाता है, क्योंकि व्हेन यू गोइंग टू अनदर कंट्री यू वांट टू एक्सप्लोर एवरी सिंगल थिंग, राइट. तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी अप्लाई किया था. अब जस्ट सोचिए, अगर नेपोलियन बोनापार्ट इसके लिए सेलेक्ट हो गए होते तो इस दुनिया का रुख कुछ और होता और इस दुनिया का दुख कुछ और होता. जो लुई 16 जो किंग थे उनका बाद में एग्जीक्यूशन हो गया था. बट ये कहा जाता है कि अपने लास्ट डे पर भी उन्होंने ला पेरोज़ के बारे में पूछा था. सो जिन लोगों ने कभी शिप पे ट्रैवल किया है या देखा है, ये उस ज़माने का एंकर होता था. और उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बटन लगा के नहीं था. इस एंकर को ड्रॉप और पिकअप करने के लिए 5 घंटे लगते थे. तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है. जस्ट प्रेस अ बटन एंड इट रोल्स ऑल अप. बट दे रियली हैड टू वर्क हार्ड. जब मेरे जैसे जिनको कोई हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होता और हम कोई म्यूज़ियम में चले जाते हैं, तो हमें लगता है हर चीज़ में सिग्निफिकेंस होती है, चाहे हमें ही नहीं दिख रहा हो. तो मुझे भी लगा चलो ये कुछ होगा, इसमें कुछ होगा, या तो फ्रांस का मैप है या कुछ, समझिए हमको ही समझ नहीं आ रहा है. बाद में जाके उनसे पूछा तो ये पेंट उधर रहा है. ये इसमें कोई सिग्निफिकेंस है नहीं. तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जो हिस्ट्री जिसको नहीं पता होता उसका कॉमन सेंस भी चालू रहना चाहिए. सो इससे ख़त्म होता है म्यूज़ियम का नीचे का राइट हैंड पोर्शन. ऊपर जाने से पहले ये है एक कोर्टयार्ड एरिया. दिस इज़ एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम. इट्स सो नाइस, सो ओपन. इट रिमाइंड्स मी ऑफ सम ऑफ द एंशिएंट हाउसेस इन इंडिया, जहाँ पर हम लोग सब लोग बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी और सारे फैमिलीज़ के अपने अपने रूम्स होते हैं. बट मोस्ट ऑफ द लिविंग हम लोग का यहीं पर होता था. सारा खाना पीना, फैमिली, हर लोग. तो ये एरिया मुझे वो इंडिया का जॉइंट फैमिली बड़ा जो पलेशियल होम्स होता था उसकी याद दिलाता है. एंड ऑल दीज प्लेसेस, यहाँ पर वो लोग आजकल कहते हैं काफ़ी जो आर्ट वर्क, पॉटरी के जो लेसन्स होते थे, एंड लॉट ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स, एंड स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए आर्ट सेशन सब यहीं पर होता था. अगर कोविड नहीं होता था तो शी यूज्ड टू से दिस वाज अ थ्राइविंग प्लेस वे सारी एक्टिविटीज़ होती थी, विच आई थिंक यू कैन इमेजिन. ये भी एक इंटरेस्टिंग पीस है. ऑस्ट्रेलिया में मच्छर बहुत होते हैं, तो मच्छरदानी जिस घरों में नहीं होता है तो उसके लिए ऐसे जाली लगाकर उसको वेलक्रो से स्टिक कर देते हैं. लगता है इसका वेलक्रो निकल गया है. पर देखिए म्यूज़ियम में कुछ प्रेजेंट डे की चीज़ें भी यूज़ होती है. सो ये जो रूम की लाइटिंग आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइटिंग नहीं है. इन लोगों ने क्या किया है कि ब्लू स्क्रीन लगा रखा है विंडो पे. लुक एट दैट व्यू वाटर का.
सो इस स्क्रीन की वजह से जब सनलाइट अंदर आती है तो एक्चुअली रूम का इफेक्ट ही ब्लू हो जाता है. हाउ कूल इज दैट? सो इस एवी में वो पूरा ला परूज का हिस्ट्री और इस म्यूज़ियम का पूरा हिस्ट्री बता रहे थे, जो मैं आपको शॉर्टकट में ऑलरेडी सुना चुकी हूँ. और इस रूम में जो सांप बिच्छू सब कुछ उनको मिला था एक्सप्लोरर्स को, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट करके रखा था. ये सब मैं बिल्कुल रूम में ही नहीं जाने वाली हूँ, फटाफट दिखा के निकलते हैं. सारे स्नैक्स और उसके सब कुछ दिखाते हैं. इतने बड़े बड़े स्नैक्स थे. ये तो चेन ही है, स्नैक नहीं है. बट ये देखिए इतना बड़ा मुंह है सांप का, मेरे हाथ से भी बड़ा. मैं तो कभी ना जाऊँ. इसके लिए तो मैं सिवा को हमेशा कहती हूँ, ऐसा कोई भी चीज़ मिले तो डेयरिंग नहीं दिखाना, सीधा भाग जाना. अब वापस नीचे उतरते हुए अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं. तो उस ज़माने में जो शिप के अंदर जो कैबिन स्पेस होता था, कैपेसिटी फॉर 5 पीपल सिर्फ कोविड के लिए लिखा है, बट शिप के अंदर का कैबिन इतना सही होता था. ये बाकी का म्यूज़ियम. ये जो सामने आपको कॉफ़ी मशीन दिख रही होगी, वो अभी नया एडिशन है. 1788 में ये कॉफ़ी मशीन नहीं होता था. तो यही मेरा इकलौता फीडबैक होगा इस म्यूज़ियम के लिए कि इस कॉफ़ी मशीन को कहीं और रख दीजिए. तो ये बिल्कुल भी फ्रेंच का एक्सप्लोरेशन या फ्रेंच टाइम का शायद होगा, फ्रेंच कॉफ़ी, बट इट्स डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम. एंड एज वी मूव आउट ऑफ दिस रूम वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड. जिसका मतलब ये है कि इस म्यूज़ियम का हमारा टूर ख़त्म होता है अब. ये म्यूज़ियम के बाहर का व्यूज़ है. अगेन, हाउ कैन एनीवन गेट टायर्ड ऑफ दीज व्यूज़? पूरा दिन अगर टाइम मिले तो ऐसे ही पानियों को देखते रहूँगी. तो होपफुली एक दिन ऐसा एक घर होगा और हम ऐसे ही पानी को देखते रहेंगे. बट जैसे कि सिवा है वो कंजर्वेटिव है, वो कहेगा हम ऐसा घर कभी नहीं लेंगे क्योंकि सुनामी उसी दिन आएगा जिस दिन हम खरीदेंगे. तो होपफुली यू लाइक द म्यूज़ियम. और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, विच इज़ द बेयर आइलैंड. सो म्यूज़ियम से निकलने के बाद हम म्यूज़ियम के पीछे से वी आर गोइंग बैक टू द कार पार्क. सो एज यू कैन इमेजिन हम लोगों ने ओवल किया था. सो पहले मैंने कार पार्क से राइट हैंड साइड से ओवल से म्यूज़ियम आई. अब मैं वो म्यूज़ियम से लेफ़्ट हैंड साइड से कट क्रॉस करके सीधे कार पार्क की तरफ जा रही हूँ. बीच में आपको दिख रहा होगा ये एक कासल है. ये अगेन जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से क्लियर व्यूज़ दिखते हैं टुवर्ड्स द ओशन. तो आप सोचिए कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा. थोड़ा सा रोड ऊपर खबर है, सो आई एम नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बट दैट इज़ द व्यू. सो आप सोचिए इस कासल से अगर आप सिक्योरिटी या उसके लिए अगर आप सोचेंगे, सो इट वॉज यूज्ड फॉर मिलिट्री एंड वॉचिंग पर्पसेस. अब लगता है इस कासल का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, बट इट स्टिल लुक्स वेरी नाइस. एज यू आर ड्राइविंग इनटू ला प्रूज, दिस कासल इज़ द फर्स्ट बिग स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी. सो कासल क्रॉस करने के बाद वापस कार पार्क पे आ गए और यहाँ से हम अब बेयर आइलैंड देख सकते हैं. वो पिंक गाड़ी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में BARE बेयर आइलैंड, नॉट द टेडी बेयर आइलैंड. एज वी वॉक टूवर्ड्स बेयर आइलैंड, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ढलान पे है और बीच में एक ब्रिज भी दिख रहा है. वो जो ब्रिज है इज़ क्वाइट एन ओल्ड ब्रिज. बट एज वी वॉक टूवर्ड्स इट आई टेल यू इट्स हिस्ट्री. सो अगेन इसकी जो हिस्ट्री है, ये एबोरिजिनल ग्रुप्स ने पहले इसको आइडेंटिफाई किया था. फिर बोथ जोसेफ बैंक्स और जेम्स कुक जो हैं उन लोगों ने भी इसको आके किया था. आजकल ये फोर्टिफिकेशन साइट है. इसमें हर संडे को आई थिंक टूर्स चलते हैं, बट आज संडे नहीं है तो हम वो टूर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सो इसका जो लिस्टिंग हुआ है वो न्यू साउथ वेल्स के हेरिटेज रजिस्टर में भी इसका नाम आ चुका है. ये जो ब्रिज है ये 130 साल पुराना ब्रिज है. हाँ, मैं थोड़ा डर डर के ही चल रही हूँ, बट डर के आगे बेयर आइलैंड का फोर्ट है. आई जस्ट कान गेट इनफ ऑफ दिस व्यूज़. ये दो के बीच में जो ओशन आपको या सी पूरा खाली दिख रहा है,
This is literally the access to the world from New South Wales. और उस पिंक गाड़ी से मैंने एक स्ट्रॉबेरी शेक ले लिया है और अब चलते हैं इस 130-year-old ब्रिज पे आगे बढ़ने के लिए. ओहो, ये शायद फिशिंग विशिंग करके अपना लंच वंच करके, एंड दिस बर्ड इज नाउ ड्राइंग इटसेल्फ. हाउ स्वीट. अब इतना साफ पानी, नीचे तक सब कुछ दिख रहा है. उस बर्ड को तो अपना फिश दिख ही जाएगा. आई थिंक दैट्स वाई दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर फिशिंग. आप जैसे सामने देख सकते हैं वो लेडी अपना रॉड लेके फिशिंग कर रही है. सो दैट प्रॉब्ली इज़ द कैच ऑफ द डे. सो देखते हैं इन्होंने कुछ पकड़ा या नहीं. तो यहाँ से नीचे उतर के वो जो लोग वहाँ पर आपको दिख रहे हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं. यहाँ स्टेयरवेज बना हुआ है. बट जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ डेंजर. आज तक यहाँ पर 5 डेथ्स हो चुकी हैं. हर जगह वार्निंग साइंस दिए होते हैं. और आपको तो पता ही है हमें डेंजर और एडवेंचर से कितना प्यार है, इसलिए हम नीचे ज़रूर नहीं जाएंगे. तो ये हम पहुँच गए हैं दरवाजे पे ऑफ बेयर आइलैंड्स एंड द अदर साइड. सीधे देखिए कासल व्यू दिखता है. एंड दैट इज़ द बेयर आइलैंड. अनफॉर्चुनेटली आज ये हम अंदर नहीं जा सकते हैं, वरना हम अंदर जाके भी दिखाएंगे. बट होपफुली दैट्स सम डे वी आर एबल टू गो इनसाइड बेयर आइलैंड. और अगर हम अंदर जाते हैं तो ज़रूर आपको भी दिखाएंगे. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट एन्जॉय द अमेजिंग व्यू वी कैन सी एंड ये ब्रिज. सो ये था बेयर आइलैंड जो फोर्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता है. बट अब साइड तो लेट्स पुट दिस बिहाइंड अस एंड ट्रेड आवर रूट बैक. जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चलते हैं. और वापस चलते हैं इस 130 साल पुराने ब्रिज पे. ऐसा लग रहा है कि आंटी जो फिशिंग कर रही थी उनको कुछ मिल गया है. चलो आगे जाके देखते हैं, शायद कुछ मिल गया. ओह इतना सही व्यू. रील तो ऐसे कर रही थी. वहाँ पर भी कुछ कपल्स का फोटो शूट हो रहा है. अरे मिल गया. मछली पकड़ ली, मछली पकड़ ली, मछली पकड़ ली. Congratulations. That's a fantastic catch. Yeah, fantastic. Very nice. Very nice. Very big. Very It's nice. very expensive in Maruka fish market. Is it? Yeah. Oh, congratulations. This Well is, done. 29.95. Yeah. What is the fish called? Silver brim. Oh, silver brim. Yeah. Nice, nice. Yeah. So now as we head toward the end of the Bear Island, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बतानी है, विच इज़ टॉम क्रूज़ की. अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल 2 देखा है तो उसके कुछ सीन यहाँ पर शूट हुए थे. जी हाँ, बेयर आइलैंड पे टॉम क्रूज़ चला. जिस ब्रिज पे टॉम क्रूज़ ने अपने कदम रखे उस ब्रिज पे मैं अभी चल रही हूँ. और जैसे कि कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है. पूरी मूवी देखने के बाद मिशन इम्पॉसिबल 2 वो बेयर आइलैंड वाला सीन मुझे मिल गया. सो आई एम एडिंग इट राइट हियर. एंजॉय द लिटिल क्लिप दैट वाज शॉट ऑन बेयर आइलैंड.
तो होपफुली ये गेट, ये सीनरी और ये ब्रिज में आपको रिजेम्बलेंस दिखी हो बिटवीन MI2, टॉम क्रूज जिसमें बाइक लेके वू वू गया था और जो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं. So this was part 1, the history of La Perouse, जिसमें हमने देखा La Perouse का म्यूजियम, हमने बेयर आइलैंड का हिस्ट्री देखा और हमने बेयर आइलैंड से जुड़ी हुई एक हॉलीवुड का फैक्ट भी देखा. अगर आपको ये पसंद आया देन प्लीज़ जॉइन अस फॉर पार्ट 2 जिसमें हम ला पेरूज का आज का उसका खाना पीना and we'll explore the amazing views and hopefully catch a sunset as well. If you do like this, please like, share and subscribe to the channel Dehradun Wala Vlogs to keep us going. And if you like it, please tell all your friends to also follow and subscribe to our channel. Till then, thank you very much for watching. Signing off, this is Dehradun Wala Siva and his wife Divya.